दिसंबर सन 1987 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शरीक हयात बनने के बाद से आसिफ अली जरदारी के मुखालफीन और हासिदीन मीडिया के जरिए मुसलसल इनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाने में मसरूफ़ है और इन पर तरह तरह के बेबुनियाद और बेसरोपा इल्ज़ामात लगाते चले आ रहे हैं। इनके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से और मुतवातिर झूठ बोला और बुलवाया गया ताकि इनकी शख्सियत की परसेप्शन ख़राब की जा सके। इस प्रोपेगेंडे का बुनियादी मकसद बेनज़ीर भुट्टो की सियासी साख को नुकसान पहुँचाना था। ताहम आसिफ जरदारी की करैक्टर असैसिनेशन का इस सिलसिला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी जारी है, क्योंकि बीबी को जिस्मानी तौर पर मिटाए जाने के बावजूद आसिफ जरदारी ने जिस दानिशमंदी से इनकी सियासी विरासत और बच्चों को संभाला, इसने एस्टेब्लिशमेंट के सारे अंदाजे और मंसूबे खाक में मिला दिए। ताहम आज भी आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई बोदे से बोदा इल्ज़ाम भी सामने आए तो इनके खिलाफ अंधी नफरत और तासुब की आग में भड़कते हुए लोग इसे फौरन हवा देना शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों अपनी चीखों के हवाले से मारूफ तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर मुराद सईद ने एक बहुत पुराना और घिसा पीटा इल्ज़ाम दोहराते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में आने से पहले सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे। आइए जानते हैं कि सच क्या है। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई सन 1955 को कराची में सरदार हाकिम अली जरदारी मरहूम के घर पैदा हुए। आसिफ जरदारी औलाद नरीना में इकलौते हैं। हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मुमताज़ जमींदार थे। नवाबशाह में इनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अय्यूब खान के दौरे हुकूमत में इनकी तकरीबन 8000 एकड़ ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स में चली गई। कहते हैं कि नहरी निज़ाम आने से कबल इनके आबाओ अजदाद के पास 10,000 ऊँट थे। हाकिम जरदारी का अंदरूनी सिंध ज़मींदारी के अलावा कराची में भी कारोबार था। उन्होंने 60 की दहाई के शुरू में अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत शुरू की। वो सन 1965 में ज़िला कौंसल नवाबशाह से रुकन मुंतखब हुए और सन 1970 के इंतखाबात में नवाबशाह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली बार रुकन कौमी असम्बली बने थे। इनकी इंतखाबी मुहिम की खुसूसी बात यह थी कि मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के शौहर एजाज दुरानी और मरूफ कंपेयर तारिक अजीज समेत दूसरे फनकार इनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए इनके इलाके में आए थे। इनके अलावा फैज़ अहमद फैज़ और जोश मलिक आबादी से भी इनकी दोस्ती थी। हाकिम अली जरदारी ने फौजी आमिर ज़ियाउल हक के ज़ालिमाना दौर में बेगम नुसरत भुट्टो का भी भरपूर तरीके से साथ दिया। 60 की दिहाई में हाकिम अली जरदारी की हैसियत ये थी कि अगर कोई भी इंटरनेशनल डेलीगेशन दारुल हुकूमत कराची में आता था तो डेलीगेशन में शामिल लोगों की हाकिम अली जरदारी से मुलाकात और ज़ियाफत की ख्वाहिश ज़रूर होती थी। हाकिम अली जरदारी कराची में 2 में से एक बड़ी इमारत यानी बम्बिनो चैम्बर्स के मालिक भी थे। दूसरी इमारत तबस सेंटर थी। बम्बिनो चैम्बर 7 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसकी 7वीं मंजिल पर उस जमाने में हाकिम जरदारी यानी आसिफ अली जरदारी की वालदा ने एक पेंट हाउस भी बनवाया था, जिसकी उस सस्ते जमाने में लागत 3 लाख रुपए आई थी। बम्बिनो चैम्बर्स में बम्बिनो नामी सिनेमा घर भी था, जो बाद में एक स्कूल को अतिया कर दिया गया। हाकिम अली जरदारी बम्बिनो सिनेमा घर के अलावा कराची में मशहूर ज़बाना लॉक्स और स्काला समेत 5 सिनेमा घरों के भी मालिक थे। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घरों का कारोबार बहुत ज्यादा मनफत बख्श था। हाकिम जरदारी के सिनेमा घर जदीद तरीन मूवी टेक्नोलॉजी से लैस थे। इनके सिनेमा घर पूरे बरसगीर यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे बेहतर थे और इनकी इस मैदान में अजारादारी थी। हाकिम अली जरदारी के सिनेमा घर सिनेमा इंडस्ट्री में इनकलाब लेकर आए। इनके 5 सिनेमा घरों में टिकटों की खरीद रिजर्वेशन के जरिए होती थी। पाकिस्तान में सिनेमा घरों के टिकटों की रिजर्वेशन के सिलसिले की शुरुआत भी यहीं से होती है, इसलिए टिकटें ब्लैक में बेचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाकिम अली जरदारी ने एक सिंधी फिल्म सूरत नामी भी बनाई थी। वो फिल्मों के प्रोड्यूसर होने के अलावा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। उस वक्त के सुपरस्टार और अमीर तरीन फिल्म स्टार मोहम्मद अली की उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी और इनका एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी ने सालगिरह नामी एक फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पर भी काम किया था, जिसके हीरो सुपरस्टार वहीद मुराद थे। यहाँ आसिफ अली जरदारी के नन्हेहाल का जिक्र भी जरूरी है। इनकी वालिदा नामवर दानिश्वर मौलाना खान बहादुर हसन अली अफंदी की पोती थी। इस तरह मौलाना अफंदी आसिफ अली के पड़नाना थे। हसन अली अफंदी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुंसलिक रहने के अलावा मुस्लिम लीग पार्लिमानी बोर्ड के रुकन भी रहे। सन 1934 से सन 1938 तक वो सिंध की कानून साज असम्बली के रुकन भी रहे। उन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर मुस्लिम लीग को मुसलमानों में मुतारिफ कराने का काम किया। मजीद बरा उन्होंने मिस्र, फ़लस्तीन, शाम, इराक़, यमन, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे भी किए, जहां उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के हक़ में मुदल्लल तकारीर की। मौलाना हसन अली अफंदी सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी थे, जो उन्होंने अपनी ज़ाती 8 एकड़ ज़मीन पर तामीर करवाया। ये वही मदरसा है जहां बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत सन 1887 से सन 1892 तक ज़ेर तालीम रही। इनके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो, अब्दुल्ला हुसैन हारून, अयूब खोड़ो और सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जैसी कई शख्सियात ने भी इस तारीखी तालीमी दरसगाह से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की।
یہ مدرسہ سن 1943 میں ہائی اسکول سے کالج بنا۔ سن 2012 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو کالج سے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ آج مولانا افندی کے بنائے ہوئے اس تعلیمی ادارے کے وطن سے نکلے ایس ایم لاء کالج سمیت کئی تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آصف زرداری پر اپنے بمینو سینما کے ٹکٹ بلیک کرنے کے الزام پر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں آصف علی زرداری پرائمری اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن دروغ گو جھوٹوں نے بڑے دھڑلے اور نہایت بے شرمی سے ایک خاندانی رئیس حاکم علی زرداری کے اکلوتے بیٹے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں ٹکٹیں بلیک میں بیچنے کا الزام عائد کر کے صرف اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ آصف زرداری کے بارے میں ان جھوٹے فرشتوں کا طریقہ واردات ہمیشہ سے جھوٹ پہ نام بنانے والے ڈاکٹر جوزف گوئبلز والا رہا ہے۔ یاد رہے کہ گوئبلز پروپیگنڈے میں مہارت کی وجہ سے بہت جلد ایڈولف ہٹلر کا قریبی ساتھی اور وزیر پروپیگنڈا بن گیا تھا، اور اس نے اپنی وزارت کو بڑی کامیابی سے چلایا تھا۔ یہ وزارت جنگ عظیم کے اواخر یعنی سن 1945 تک گوئبلز کے پاس رہی۔ گوئبلز کا بڑا مشہور قول ہے کہ جھوٹ بار بار اور اتنی بار بولو کہ سننے والے اسے سچ مان لیں۔ لیکن جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ طفیلی حکومت کے زرداری مخالف پروپیگنڈا کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو بیچارہ گوئبلز ان کے سامنے بالکل طفل مکتب لگتا ہے۔ پاکستان میں گوئبلز گروپ شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے تراشیدہ جمہوروں پر مشتمل رہا ہے، جس میں شامل شعبدہ بازوں کی طلسم گری پہلے بھی کم نہ تھی، مگر اس گروپ نے اپنے فن کو 90 کی دہائی میں بام عروج تک جا پہنچایا۔ انہوں نے جھوٹ کا وہ اندکار مچایا کہ عوام کے لیے سچ اور جھوٹ کی تمیز بہت مشکل ہو گئی۔ من کے پجاری اور نفس کے ہواری پاکستانی گوئبلز نے آج قوم کی یہ حالت کر دی ہے کہ کسی پر الزامات لگنے کے ساتھ ہی اسے مجرم مان کر سنگ باری شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے ناپسندیدہ شخص کے خلاف ہر افواہ کو ایمان کی حد تک سچ مان لیا جاتا ہے اور اسے فریضہ اول سمجھ کر خوب پھیلایا جاتا ہے۔ بعد میں وہ افواہ بھلے جھوٹ ثابت ہو جائے، مگر وہ پہلے ہی اذہان میں پتھر کی لکیر بن چکی ہوتی ہے، جس نے پھر ہمیشہ مستقبل میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہونا ہے۔ اس وقت پاکستانی معاشرے میں صرف اپنی پسند کے سچ کو ماننے پر مبنی سیاست دشمنی اور الزام تراشی کا نام ہے۔ آصف علی زرداری کو متون کرنے کے لیے ان کے مخالفین نے اپنے گوئبلز کے ذریعے کمینگی کی ساری حدیں انتہائی بے شرمی سے پار کی ہیں۔ ان کے خلاف 14 جھوٹے مقدمات بنائے گئے، بھرپور منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور بغیر کسی سزا کے عمر قید جتنا عرصہ پرتشدد جیلوں میں پابند سلاسل رکھا گیا۔ مگر ان گوئبلز پر تف ہے کہ بے پناہ ملکی وسائل لٹانے اور گھٹیا سے گھٹیا چال بازیوں کے باوجود آج تک اپنا بنایا ایک بھی کیس سچا ثابت نہیں کر سکے۔ دوسری طرف مرد حر ہمیشہ کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے اور گوئبلز کے تمام الزامات کو مسلسل جھوٹا ثابت کیے چلا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔